A patient has fatigue, dyspnea, elevated GBP, कुस्माल साइन एंड पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन। तो अगर एक जो इस पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्पटम्स हैं तो मेनली वी गो टू कार्डियक टैम्पोनर एंड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है उन्होंने दी है दैट इज कैल्सिफिकेशन। सो इफ कैल्सिफिकेशन इज गिवन तो हम इन दोनों में से हम कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाएंगे। तो मोस्ट लाइक डायग्नोसिस जो है, सो दिस इज वेरी इजी, कार्डियक टैम्पोनर, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, आप मोस्टली जो है ए और बी के बीच में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एमसीक्यूज जो है इट इज वेरी क्लियरिफाइड दैट इज कैल्सिफिकेशन इज गिवन, सो यहाँ पे वी विल गो टुवर्ड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो आते हैं इसके ऊपर सोचना चाहिए। सो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस रिस्ट्रिक्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग, वेंट्रिकल फीलिंग नहीं होती, काजिंग को स्मॉल साइन जीवीपी राइज ऑन इंस्पायरेशन। ये चीज़ हमने फर्स्ट एड में भी डिस्कस, यानी जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जुगुलर सेंसेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। कैल्सिफिकेशन जो होता है ये क्या होता है, फाइंडिंग है इसके कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन एज पल्पिटेशन है, मिड सिस्टोलिक क्लिक एंड लेट सिस्टोलिक मार्मर होता है एट द एपेक्स। तो जो दो चीज़ें याद रखें, मिड सिस्टोलिक क्लिक और फिर लेट सिस्टोलिक, यानी सिस्टोल के लेट से दिस इज सिस्टोल, दिस इज स्टार्ट ऑफ द सिस्टोल, दिस इज द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, ये पे क्या है मिड सिस्टोलिक है, ये क्या है लेट सिस्टोलिक है। सो इस दौरान क्या होते हैं, मार्मर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज मार्मर आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स। तो मोस्ट लाइकली इसमें डायग्नोसिस क्या होगा, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये तो नहीं हो सकता, एओर्टिक स्टेनोसिस, मिट्रल वाल या मिट्रल वाल प्रोलेप्स। तो जो हमारे पास मिट्रल वाल प्रोलेप्स है इसमें क्या होता है, मिट्रल वाल प्रोलेप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक और जो है हमारे पास लेट सिस्टोलिक मार्मर प्रोड्यूस होते हैं। और ये लीफलेट जो होते हैं यानी प्रोलेप्स की वजह से, जो है लीफलेट का जो प्रोलेप्स है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मिड सिस्टोलिक क्लिक है, मिड सिस्टोलिक क्लिक जो होता है ये क्या होता है, मिड के सिस्टोल के मिड में जो प्रोड्यूस होता है, यानी जब पेशेंट का हार्ट जो होता है वो सिस्टोल करता है, सो सिस्टोल के मिड टाइम में क्या होता है, क्लिक प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोलेप्स ऑफ द लीफलेट्स, यानी जो मिट्रल वाल होता है वो वापस मतलब उल्टा हो जाता है, इस वजह से ये मिड सिस्टोलिक का क्लिक प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद फिर क्या होता है, लेट सिस्टोलिक क्लिक, यानी मिड सिस्टोलिक जो होता है वो सिस्टोल के मिड में होता है और लेट जो होता है सिस्टोल के इंड की तरफ होता है, यानी सिस्टोल का जब खत्म होना होता है, सो इंड ऑफ सिस्टोल की टाइम में क्या होता है, ये लेट सिस्टोलिक क्लिक होता है। और इसमें क्या होता है, अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो 3 होते हैं, यानी फीमेल जो होते हैं वो 3 फीमेल होते हैं। सो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज द मिट्रल वाल प्रोलेप्स। तो मिट्रल वाल प्रोलेप्स में ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, मिड सिस्टोलिक क्लिक एंड लेटर सिस्टोलिक जो हमारे पास मार्मर है। ठीक है, तो मिट्रल वाल प्रोलेप्स जो होता है, मिट्रल वाल प्रोलेप्स खास करता है मिड सिस्टोलिक क्लिक फ्रॉम लीफलेट प्रोलेप्स विच इज फॉलोड बाय अ लेट सिस्टोलिक मार्मर ऑफन सीन इन टीन यंग फीमेल। तो एमसीक्यूज में इस तरह भी दे सकता है, 25 ईयर ओल्ड मतलब एक फीमेल है विच इज अ 3, तो 3 भी होता है इसमें जो पेशेंट होते हैं अक्सर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 दैट आई विल स्किप फॉर यू गाइज एंड इसको देख ले आप लोगों ने, इसका आंसर जो है देना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 ईसीजी। ईसीजी क्या करता है, शो करता है सा टूथ फ्लटर, जिसमें क्या है एक ईसीजी है जो कि सा टूथ फ्लटर जो है वेव देते हैं और वो क्या होता है 250 बीट पर मिनट। यानी इसमें क्या है, एक पेशेंट है जिसके हमने ईसीजी की, उसमें जो ईसीजी के वेव्स हैं वो क्या है सा टूथ की तरह होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया इस तरह, और ये जो है इस तरह होते हैं। ठीक है, उसका जो स्पीड है वो क्या है बीट्स पर मिनट है 250। वेंट्रिकुलर रेट जो होता है वो ज़्यादा है, यानी वो भी 125 है। तो इसके लिए हम बेस्ट ट्रीटमेंट जो है कौन से देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें डायग्नोसिस जो है वो क्या है, तो आप लोगों को पता है कि जो सा टूथ फ्लटर होता है वो क्या होता है, एट्रियल फ्लटर में होता है। यहाँ पर क्या है वेंट्रिकुलर रिस्पांस भी है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिपीट वेंट्रिकुलर रिस्पांस। इसमें रिपीट वेंट्रिकुलर रिस्पांस भी है, तो इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्या है कार्डियोवर्जन में डिजॉक्सिन, एडिनोसिन, इमिडोन, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। सो हमारे पास क्या होता है, जब एट्रियल फ्लटर होता है विद रिपीट वेंट्रिकुलर रिस्पांस। एट्रियल फ्लटर का मतलब क्या था, ये साठ होता है, वो रिपीट वेंट्रिकुलर रिस्पांस का मतलब यहाँ पर 125 जो है वेंट्रिकुलर रेट है। इस वजह से पेशेंट जो होता है इनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ये इंस्टेबिलिटी का करता है। और इसके लिए कार्डियोवर्जन जो होता है इज द इफेक्टिव इन रिपीट रिस्टोरिंग साइनस रिदम, यानी इस रिदम को, इस हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका जो है, इफेक्टिव जो मेथड है इस टाइम पे वो क्या है, कार्डियोवर्जन है। अब यहाँ पर अगेन वी हैव इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी हैव 55 ईयर ओल्ड मेल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और इसमें लो वोल्टेज की वजह होते हैं। ठीक है, वोल्टेज की यानी इसका जो ईसीजी करते हैं तो उसमें ईसीजी के जो वेव हैं वो छोटे छोटे होते हैं और इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस जो होते हैं इसमें होते हैं। और इसका मोस्ट लाइकली काज जो है क्या हो सकते हैं, हार्ट फेलियर, एमआई, पेरिकार्डियल एफिजियन, टेम्पोरल एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को याद रहा होगा। तो इसमें जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग की वजह से एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट, यानी क्यूएस के जो एम्पलीट्यूड कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, ये कम ज्यादा कम क्या, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स। ठीक है, इंडिकेट अ स्विंगिंग हार्ट इनसाइड अ लार्ज डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट इस तरह होते हैं, ये वीसीजीज वेव्स हैं,
पास करें, ये क्या है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्यूआरएस छोटा होगा, तीसरा जो होता है वो बड़ा होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। यानी इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का मतलब ये है कि जो ईसीजी हमें हर्ट दे रहा है वो हर्ट एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो स्विंगिंग हर्ट है, यानी एक जगह पे नहीं है। और इसकी वजह क्या है, लेट्स से दिस इज द हर्ट एंड दैट इज द फ्लूइड। तो एक हर्ट जो है फ्लूइड के अंदर है और इस वजह से ये कभी बड़ा वेव देते हैं कभी छोटा वेव देते हैं, बिकॉज दिस हर्ट इज स्विंगिंग हर्ट। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस जो है होते हैं एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियल डिफ्यूजन एट tamponade। तो alternating QRS amplitude indicates swinging heart inside a large diffusion and that is giving electrical alternate on ECG। लो वोल्टेज जो है फर्दर सपोर्ट फ्लूइड अराउंड द हार्ट। और जो ECG का जो लो वोल्टेज ECG है वो क्यों होता है कि फ्लूइड जो होता है वो अच्छी तरह से करंट को पास नहीं देता जो हमें ECG वेव दे दे, तो इस वजह से ECG के जो वेव होते हैं वो लो वोल्टेज होते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि irregular pulse हैं, एब्सेंट पी वेव है एंड हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है। सो इसमें बेस्ट इनिशियल थेरेपी क्या हो सकती है, इसमें हमारे पास बीजाक्सिन है, बीटा ब्लॉकर है, रेट कंट्रोल में डिल्टियाज्म है या हिमेडेरोन। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है आप लोग को डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर जो है रिसर्च थोड़ा कर ले। यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या है, रेट कंट्रोल जो है ये तो ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर जाएँ तो हम बीटा ब्लॉकर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है हाइपरटेंशन भी है। तो अगर हाइपरटेंशन है तो इसमें हमारे पास बी और सी में जो है मोस्टली जो है बी की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ दी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो देन वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। इसमें क्या है, एक पेशेंट है विद सीवियर चेस्ट पेन है दैट इज रेडिएटिंग टू बैक। पेशेंट जो है ब्लड डिफरेंस बिटवीन दी हार्म्स डायग्नोसिस, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या है हमारे पास एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है विच इज गोइंग टुवर्ड द बैक। बीपी डिफरेंट होता है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट आर्म एंड डायग्नोसिस। तो इसमें एमआई में पेन होता है दैट इज गोइंग टुवर्ड द लेफ्ट आर्म एंड द जा, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक टुवर्ड द बैक। पेरिकार्डाइटिस में जो है पेन होता है, ठीक है, आयोटिक डायसेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसमें अगर हम देखें तो आयोटिक डायसेक्शन जो है मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। आयोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो पेन होता है वो क्या होता है, रेडिएट करता है बैक को और अक्सर बीपी डिफरेंस जो है आ जाता है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्म। तो यहाँ पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये वाला है। सो वी हैव सडन टीयरिंग पेन होता है प्लस अनइक्वल बीपी आर्म सजेस्ट होता है एक्यूट आयोटिक डायसेक्शन। इसमें टीयरिंग पेन होगा, रिपीट इवेल्युएशन इज क्रूशियल ड्यू टू इंक्रीज रप्चर रिस्क ऑफ रप्चर। तो इसमें आयोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, असल में ये आयोटा है इसका जो है ये लेयर है ये डायसेक्ट होता है और ब्लड अंदर जाता है, तो रप्चर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और ये जो होता है टीयरिंग पेन जो है काज करता है। क्वेश्चन नंबर 18। पेशेंट इज बाउंडिंग पल्स। एक पेशेंट है जिसको बाउंडिंग पल्स है, वाइड पल्स प्रेशर है इन अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लेट्स से दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है हायोटा है। तो अगर हमारे पास जब डायस्टोल होता है तो ये हायोटिक रिग्रेगेटेशन जब होता है तो इस वजह से क्या होता है ब्लड जो होता है बैक फ्लो करता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है वो क्या होता है बाउंडिंग होता है, बाउंडिंग पल्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और इस वजह से पल्स प्रेशर में भी जो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आयोटिक रिग्रेगेटेशन। तो आयोटिक रिग्रेगेटेशन काज इज द रिपीटेड रन ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल creating wide pulse pressure and bounding pulses, ठीक है। दी मर्मर इज हाई पिच डी क्रेसेंडो मर्मर। तो इसमें जो मर्मर होगा वो हाई पिच डी क्रेसेंडो मर्मर होगा। पेशेंट विद चेस्ट पेन एट रेस्ट। एक पेशेंट है जिसको चेस्ट का पेन है रेस्ट पे, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन है, नो एंजाइम राइज लाइकली डायग्नोसिस। तो इसमें क्या है कि एक पेशेंट है जिसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ठीक है, लेकिन इसका एंजाइम लेवल जो है राइज नहीं है। तो इसमें हमारे पास एक चीज तो कि पेशेंट रेस्ट के ऊपर भी पेन है, तो यहाँ पर हम स्टेबल एंजाइना को निकालेंगे क्योंकि स्टेबल में क्या होता है पेन रेस्ट के ऊपर नहीं होता, वो पेन जब मूवमेंट करता है वो होता है प्रिज्मेटल एंजाइना एंस्टेमाई ऑस्टेमाई। अब एंस्टेमाई ऑस्टेमाई को हम एक्सक्लूड इस तरह करेंगे कि इसमें नो एंजाइम राइज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या है प्रिज्मेटल एंजाइना है। तो यहाँ पे क्या होता है वेजोस्पाज्म causes a transient ST segment elevation and pain at rest relieved by nitrates not by rest because रेस्ट पे भी ये पेन है। नो ट्रोपोनिन राइज मीन नो परमानेंट डैमेज, यानी इसमें एमआई नहीं है सिर्फ एंजाइना है। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में होलो सिस्टोलिक मर्मर यानी सिस्टोल के दौरान जब होता है एट द एपेक्स के ऊपर ऑफ द हार्ट के ऊपर रेडिएटिंग टू एक्सिला डिस्पनिया डिफिकल्टी मोस्ट लाइकली काज। तो यू नो आई थिंक यू नो दिस कि अगर एक पेशेंट को क्या है होलोसिस जो भी है, लेकिन आपने जो है एक्सिलासिस जो है इसको याद रहा होगा आपको कि MRA मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन का जो मर्मर होता है वो रेडिएट करता है तो एक्सिला। तो और बाकी चीज़ों अगर आप उसको तो यहाँ पर जो है मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए आपने जो है निमोनिक्स जो है याद रखना है। मैं इतनी चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ें अक्सर हमने जो है इसकी डिफिनेशन सब कुछ हमने कार्डियोलॉजी में पढ़ी हुई है। एमआर काजेस क्या है होलो सिस्टोलिक ब्लोइंग मर्मर एंड लीड टू पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्पनिया विद एक्सर्शन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट